हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 23 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर 400 रुपये प्रत्येक की लागत पे 150 पोर्टेबल स्पीकर ऑर्डर करता है। मालिक उन्हें इस तरह कीमत देने की योजना बनाता है कि केवल 120 स्पीकर बेचने से कुल निवेश पे 40% लाभ की गारंटी मिले। हालांकि एक स्थानीय कार्यक्रम के कारण 135 स्पीकर बिक जाते हैं। यदि शेष स्पीकरों का कोई पुनर्विक्रय मूल्य नहीं है तो कुल निवेश पे स्टोर की वास्तविक लाभ प्रतिशत गणना करें। देखिए सवाल यह है कि वो 150 स्पीकर खरीदता है और सिर्फ 120 स्पीकर बेच के ही वो 40% प्रॉफिट कमाना चाहता है और उसी हिसाब से वो प्राइस भी रखता है कि 150 स्पीकर खरीदा, 120 बेचा और सिर्फ 120 बेचने से उसको 40% का प्रॉफिट मिल जाए। अब उसने जो भी प्राइस रखा होगा उसी प्राइस पे 135 स्पीकर बेच देता है, यानी कि प्रॉफिट और बढ़ जाएगा ना। 135 बेचने के बाद जो बाकी के 15 स्पीकर बचे ना, उसका कोई पुनर्विक्रय मूल्य नहीं है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस 0 मान लीजिए आप। तो आपको टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो एक बात बताइए कि मान लेते हैं उसने 150 स्पीकर खरीदे हैं और उसने 120 बेचने का डिसाइड किया। ठीक है, 150 खरीदे और 120 बेचने का डिसाइड किया और उसको कोई प्रॉफिट नहीं लेना था, तो कितने में बेचता? तो यदि कोई प्रॉफिट उसको नहीं लेना था, हालांकि 40% का प्रॉफिट लेना है, लेकिन अभी सिर्फ आपको सोचने के लिए बता रहे हैं कि यदि उसको कोई प्रॉफिट नहीं लेना होता, 150 स्पीकर खरीद के 120 स्पीकर ही बेचना था और कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, तो प्राइस का रेशियो इसका उल्टा हो जाता, 12 और 15। इसको जब गुना कीजिएगा 150 स्पीकर 12 के प्राइस से तो 1800 आ जाता, 120 स्पीकर 15 के प्राइस से तो ये भी 1800 आ जाता। कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो यदि उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होना लेना होता तो प्राइस इसका क्या हो जाता, उल्टा। मतलब 150 120 का जो रेशियो है उसका उल्टा रेशियो, यानी कि ये प्राइस का रेशियो आता। कब? जब कोई प्रॉफिट नहीं लेना होता लेकिन उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए। तो 40% का प्रॉफिट का मतलब है ये जो इसका सेलिंग प्राइस है ना, इस पे 40% उसको बढ़ाना होगा। तो 15 की चीज को कितने में बेचना होगा? 15 का 40% बढ़ा के, तो 15 का 40% यानी कि 6। तो ये बेचना होगा 21 में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी कि 12 रुपये में खरीद के 21 रुपये में बेचेगा तो उसको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 12 रुपये में 150 स्पीकर खरीद के, एक सेकेंड, 12 रुपये में 150 स्पीकर खरीद के यदि 21 रुपये में 120 स्पीकर बेचेगा तो उसको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इसने इसी प्राइस पे, यानी कि 21 के प्राइस पे 135 स्पीकर बेच दिए। ठीक है, तो 120 नहीं बेचे इसने, कितने बेच दिए? 135। अब प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, इन्हीं दोनों का गुना हमें करना है ना, 150 गुना 12 और 135 गुना 21। ठीक है, आपको ये इसका आपका टोटल सीपी आ जाएगा 150 गुना 12 और टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 135, बेचा उसने 21 की प्राइस पे। ठीक है, तो सीपी और एसपी मिल गया। यहाँ से आप काट दीजिए जो कट रहा है, 15 से 10 बार में, 15 से 9 बार में, यानी कि ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। ये 3 से कटेगा 4 बार में और ये 3 से कटेगा 7 बार में, यानी कि कितना आ गया? एक सेकंड, ये 9 है। यानी कि उसका सीपी यदि 40 है तो सेलिंग प्राइस 9 सत्ते 63। कितने का फायदा हो रहा है? 23 का। ठीक है, कितने पे? 40 पे। तो परसेंटेज निकालना आपको, 23 का फायदा 40 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 40 100 को 2.5 टाइम्स में काट देगा। ठीक है, और 23 गुना 24 कितना होता है? 24 का स्क्वायर माइनस 1, यही तो होगा। तो 24 का स्क्वायर 576 माइनस 1 575 और 1 दशमलव है तो 575, यानी कि 57.5%। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है, मतलब कौन सा रियल नंबर है। तो पहला ऑप्शन है ओनली रेशनल नंबर। यदि रेशनल नंबर की बात करेंगे तो ये रियल होता है। ठीक है, लेकिन ओनली है ना, तो सिर्फ यही रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन ओनली लग गया यहाँ पे, यानी कि सिर्फ यही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी, रेशनल और इरेशनल, इसमें पूरे रियल नंबर कवर हो जाते हैं, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा ओनली होल नंबर, सिर्फ होल नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर होता है, मतलब जो भी आप मैथ्स में यूज करते हैं, चाहे वो दशमलव में हो,
मतलब डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो या इंटेजर हो, कोई भी नंबर हो, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं जब तक उसमें इमेजिनरी कंपोनेंट यानी कि आई नहीं लगा हुआ हो। आयोटा बोलते हैं आई को, ठीक है। तो वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि धनुष 100 मीटर चौड़ी सड़क को 50 सेकंड में पार करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी स्पीड क्या है, गति क्या है? गति क्या होती है? दूरी बटा समय, 100 मीटर 50 सेकंड में। ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो 18/5 से गुना करना होगा, ठीक है। जो कट रहा है काट देते हैं, 50 गुना 2, 50 से 2 बार में 100 कट गया, 18 गुना 2 36/5, 7.2, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक गोला एक घन के अंदर स्थित है, घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यदि घन के अंदर एक गोला है, ये मान लेते हैं आपका घन है, और घन के अंदर कोई गोला है, तो गोले का जो रेडियस होगा ना, वो घन के साइड का हाफ होगा, क्योंकि घन का जो साइड होगा ए, वो डायमीटर के बराबर होगा ना ये पूरा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? साइड का हाफ। तो आप निकाल लीजिएगा घन का साइड क्या आएगा। घन का आयतन दिया हुआ है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको पता है जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? ए का क्यूब, यानी कि ये 12 का क्यूब है 1728। तो आपको यहां से पता चल गया कि ए कितना आएगा? 12, यानी कि ए 12 होगा तो रेडियस कितना होगा? 6, ठीक है। आपको निकालना क्या है? स्पेयर का, यानी कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यही तो होता है। 4πr² और r 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 चौके 144 पाई। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ऊपर से खुले एक लकड़ी के बक्से को उसके आंतरिक तल और आंतरिक चार तरफ की दीवारों पे कपड़े से ढकने की आवश्यकता है। बक्से के आंतरिक आयाम 2.5 मीटर लंबाई, 1.8 मीटर चौड़ाई और 1.2 मीटर ऊंचाई के है। यदि कपड़ा 50 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टुकड़ों में आता है और कटाई को ओवरलैप के लिए 15% कटाई और ओवरलैप के लिए 15% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है, तो लगभग कितने कपड़े के टुकड़े खरीदे जाने चाहिए? सवाल ये है कि एक बॉक्स है, वो ऊपर से खुला हुआ है, मतलब एक बॉक्स है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई बॉक्स है, ये बॉक्स जो है ना ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है ये, और इसका तीनों साइड हमें तीनों डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ दिया हुआ है आपको 250 मीटर, तो इसको यदि सेंटीमीटर में बदलें, सॉरी 2.5 मीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, 100 से गुना होगा। ब्रेथ दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, यानी कि 1.8 मीटर दिया हुआ है, तो 180 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। हाइट दिया हुआ 1.2 मीटर, तो इसको बोल सकते हैं 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए निकालना है क्योंकि जिस कपड़े के टुकड़े से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं ना, उसका साइड 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इन सभी को हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया, ठीक है। इसका जो एरिया आएगा ऊपर के सरफेस को छोड़ के, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, तो अंदर के 4 सरफेस बनेंगे, यानी कि चारों दीवारें, ठीक है, और नीचे से एक ये जो बेस का एरिया आएगा इसका, ठीक है। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी, प्लस चारों दीवारों का एरिया कितना हो जाएगा? 2L प्लस बी इंटू एच, यही होगा। ये आपका बॉक्स का एरिया आ गया, मतलब जितना एरिया को कपड़े से ढकने की जरूरत है वो एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। L का वैल्यू कितना है? 250, और B का वैल्यू 180, सब कुछ हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, तो 250 इंटू 180 हो जाएगा ये, और प्लस 2L प्लस बी कितना होगा? 250 और 180 430, और इंटू एच 120, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये आपका आ गया एरिया, वो एरिया जिसको कपड़े से ढकने की जरूरत है, और जो कपड़े का जो माप है ना वो 50 सेंटीमीटर और वर्गाकार है, तो कपड़े का एरिया क्या हो जाएगा? 50 गुना 50, वर्गाकार है तो कितने कपड़े के टुकड़े लगेंगे? तो टोटल एरिया को कपड़े के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, इतने ही तो टुकड़े लगेंगे। तो यहां से देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहां भी और यहां भी। ऊपर आ गया आपका कितना? 25 गुना 18, 25 गुना 18 हो जाएगा 500 माइनस 50, यानी कि 450, और प्लस 43 गुना 2 86, और गुना 12, 86 गुना 12 860, और 172, यानी कि 1032।
और डिवाइडेड बाय 5×5 = 25, ठीक है। इतने ही कपड़े आएंगे, तो इसको जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1482/25, ठीक है। ये 25 से कटेगा कितने बार में, तो 1000 कटेगा 8 बार में, सॉरी 40 बार में, और 16, 40 16 56 57 58, यानी कि 59 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये 59 पॉइंट समथिंग बार में कटेगा। एग्जैक्ट हम नहीं निकालना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन दूर दूर है, हम सीधा सोच सकते हैं यदि 59 पॉइंट समथिंग बार में कटेगा। और आगे सवाल में ये भी बोला है कि 15% एक्स्ट्रा कपड़े लेने, इसको मिटाते हैं पहले हम, एक सेकेंड। यदि आपका इसका वैल्यू 59 पॉइंट समथिंग यानी कि 59 भी मान लीजिए आप आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं इसका आंसर जो आया वैल्यू वो 59 भी आया, हालांकि 59 पॉइंट समथिंग है, तो एरिया जो कपड़ा है वो 15% एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि इतना यदि हमारा कपड़ा आया तो इस पर 15% बढ़ाना होगा ना। सवाल में ही बोल रहा है कि ओवरलैपिंग और कटाई के लिए 15% एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत पड़ सकती है। तो 59 का जब आप 15% बढ़ाएंगे तो 59 का 10% 5.9 के आसपास आएगा, ठीक है। यानी कि 65 प्लस होगा, 65 प्लस जो भी होगा, ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन है सी, क्योंकि दो गुना भी नहीं जाना है। दो गुना जाइएगा तो 72 के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन 72 नहीं जाना। आप सीधा सीधा इसको बढ़ा के देख लीजिए ना। इसका जब 15% बढ़ाएंगे 59 का, तो 59 का 10% होता है 5.9, और 5% होगा 2.95, ठीक है। कितना बढ़ाएगा, 8 पॉइंट समथिंग, 8.85। आप इसमें जब 59 में 8.85 बढ़ाइएगा तो 69 के आसपास पहुंचेगा, 68 पॉइंट समथिंग, ठीक है। लेकिन कपड़ा तो पूरा पूरा होगा ना, कपड़े के टुकड़े को तो आप काट के नहीं ले पाएंगे, तो पूरे पूरे में कितने टुकड़े होंगे, 68 पॉइंट यदि समथिंग भी आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 69 कपड़े के टुकड़े, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है एम और एन क्रमशः 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद एम 1 लाख रुपए और जोड़ता है और एन 50,000 रुपए निकाल लेता है। एक वर्ष के अंत में उन्हें 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो एन का हिस्सा कितना है। देखिए, इनके इन्वेस्टमेंट में से हर जगह 4 जीरो हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो में हमें बनाना है। तो रेशियो में हम कुछ काट सकते हैं, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। एम और एन का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है अब क्या हो गया, 20 और 30, और ये 4 महीने तक चला, ठीक है। सीधा 4 से गुना कर लेते हैं ना, 4 महीने तक चला। और फिर अगले 8 महीने तक क्या हुआ कि एम ने 1 लाख रुपए और जोड़ लिए, यानी कि 20 से कितना हो गया, 10 बढ़ गया, 30 हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एन ने 50,000 रुपए कम कर लिए, यानी कि 30 में से 5 माइनस किए, तो एन का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 25, और ये अगले 8 महीने तक चला, ठीक है। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहां से देखिएगा तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा कितना, 240, 80 और 240 320, हालांकि आप एक जीरो काट के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 320, यहां से देखिए ये हो जाएगा 120 और 25 अट्ठे 200, 200 और 120, ये भी 320, दोनों 320 आ गया, मतलब दोनों का प्रॉफिट का रेशियो 1:1 होगा। टोटल यदि प्रॉफिट 1,80,000 रुपये का आ रहा है तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए, तो एन को कितना मिलेगा, 1,80,000 का हाफ, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के एक तरफ से एक छोटा वर्ग हटा दिया जाता है, शेष क्षेत्रफल का मूल क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। मतलब एक वर्ग है, उसमें से एक छोटा सा वर्ग काट के हटा दिया जाता है, मतलब ऐसे मान लेते हैं ये कोई वर्ग है, ठीक है, इसके कॉर्नर में से एक छोटा सा वर्ग काट के हटा देते हैं, और जो बड़ा वाला वर्ग है उसका एरिया कितना है, साइड दिया हुआ है 10, तो एरिया कितना रहा होगा, 100, 10 का स्क्वायर। और जो छोटा वाला वर्ग है उसका एरिया साइड है 4, तो उसका एरिया कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो बड़े वाले में से जब आप छोटा वाला घटा देंगे तो जो एरिया बचेगा वो बचेगा 86, 100 माइनस 16। पूछ रहा है कि वो जो एरिया बचेगा शेष क्षेत्रफल, उसका मूल क्षेत्रफल से अनुपात क्या है, तो मूल क्षेत्रफल कितना है, 10 का स्क्वायर 100, यही तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया था। तो कितना आ जाएगा एरिया, 84/100 अनुपात आ जाएगा 21:25, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है एक आयताकार पार्क 60 मीटर गुना 40 मीटर है, अंदर 40 मीटर व्यास का एक अर्धवृत्ताकार तालाब है, तालाब पार्क के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरता है, ठीक है। तो जो पार्क है
वो 60 गुना 40 मीटर का है, तो पार्क का एरिया तो यहाँ से आपको पता चलेगा। पार्क का एरिया कितना हो जाएगा, 2400, 6 चौके 2400 मीटर स्क्वायर, ये पार्क का एरिया है। और जो तालाब का एरिया है वो कितना है, तालाब का एरिया में तालाब का जो व्यास दिया हुआ है, तालाब जो है वो अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, और उसका डायमीटर भी दिया हुआ है 40 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा तालाब का, 20 मीटर, और तालाब का एरिया कितना हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार है, तो वृत्त का एरिया का हाफ, वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का हाफ निकालना होगा ना अर्धवृत्ताकार का एरिया। और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर 400/2 यानी कि 200 पाई हो जाएगा। और पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14, तो ये हो जाएगा 628, ठीक है। यानी कि जो तालाब है उसका एरिया कितना आ गया, 628। आपसे सवाल में पूछ रहा है जो तालाब का एरिया है वो टोटल पार्क के एरिया का कितना प्रतिशत है, तो पार्क का एरिया 2400, इसका कितना प्रतिशत आपको निकालना है, तो 100 से गुना करना होगा। यहाँ 20 काटिए, 4 से कट जाएगा ऊपर नीचे, ये 4 से 6 बार में, और ये 4 से कटेगा 157 बार में, ठीक है। तो आ गया 157/6, कितना परसेंट आएगा ये, तो 6 गुना 2 12, 3 37, 6 छाके 36 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक समषष्ठभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या होगा। तो समषष्ठभुज का परिमाप कितना होता है, समषष्ठभुज में टोटल 6 साइड होते हैं ना, और एक साइड का यदि लेंथ ए है तो इसका परिमाप 6a हो जाएगा, 6a। और 6a का वैल्यू 72 दिया हुआ है, यानी कि इसका परिमाप 72 दिया हुआ है, तो a यानी कि साइड का लेंथ कितना आ जाएगा, 12। यदि आपको समषष्ठभुज का साइड का लेंथ मिल गया तो आप एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है समषष्ठभुज का, यानी कि हेक्सागन का, वो होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड 12 है तो 12 का स्क्वायर, 144। इसको काटेगा तो 72 बार में, और 72 दिया 216√3, ठीक है, 216√3, और √3 का वैल्यू होता है 1.732। आप खुद सोचिए कि यदि √3 का वैल्यू आप 2 भी रख लेते हैं तो भी आंसर 432 क्रॉस नहीं करता, मतलब 432 के पास पहुंचता, और सारा ऑप्शन 432 से ज़्यादा का है, ऑप्शन नंबर ए छोड़ के। देखिए यदि आप इस √3 को थोड़ा सा बढ़ा के भी मान लेते हैं, 4 भी मान लेते, तो बाहर क्या आता, 2, और ये 216 गुना 2 432 होना चाहिए था, और ये मैक्सिमम होना चाहिए था, मतलब आपने बढ़ा के माना है, तो 432 आपने बढ़ा के माना है, तो एरिया हमेशा कम आएगा ना 432 से, जो ओरिजिनल एरिया होगा। तो 432 से कम ऑप्शन एक ही है, आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि आपकी कुल मासिक आय में से एक महिला 60% घरेलू खर्चों पे और 15% बचत पे खर्च करती है, शेष राशि अन्य वस्तुओं पे खर्च की जाती है, उसकी आय का कितना प्रतिशत अन्य वस्तुओं पे खर्च किया जाता है। सवाल बिल्कुल आसान है, उसका जो भी इनकम है उसमें 60% घरेलू खर्चे पे खर्च कर रही है, 15% बचत है, तो बचा कितना, 25%, 25% अन्य वस्तुओं पे खर्च कर रही होगी, ऑप्शन नंबर बी। टोटल 100% होना चाहिए, 60, 15 और 25। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, यदि बी का वेतन 20% बढ़ जाता है और ए का वेतन x% बढ़ जाता है, तो ए का नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है, तो x का मान क्या है। देखिए सवाल ये है कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 40% अधिक है, तो बी के वेतन को यदि हम 100 मानते हैं तो ए का वेतन 40% अधिक यानी कि 140 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि बी का वेतन 20% से बढ़ जाता है, यानी कि बी का वेतन 100 से 120 हो जाता है, और ए का वेतन x% से बढ़ जाता है, यानी कि ए का भी कुछ वेतन बढ़ा, और ये बोल रहा है कि बढ़ने के बाद ए का जो नया वेतन है बी के नए वेतन से 25% अधिक है, तो बी का नया वेतन 120 है ना, इससे 25%, यानी कि 120 का 25% 30 होता है, इससे 30 अधिक है, यानी कि ए का नया वेतन कितना, 120 + 30 150 है। तो पूछ रहा है एक्स का मान क्या है, एक्स क्या है, 140 से 150 जाने में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, यही तो एक्स है, एक्स प्रतिशत बढ़ना। तो 140 से 150 यानी कि कितना बढ़ गया, 10, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 10 बढ़ा 140 में। अब देखिए 1/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, मैंने बताया था ये होता है 7.14। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि संख्याओं के नई एक निश्चित समूह का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 50 हो जाएगा।
देखिए संख्याओं का यदि कोई औसत है ना, उसमें यदि आप हर एक संख्या में कोई नंबर जोड़ देते हैं या गुना कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, तो जो एवरेज है ना वो भी गुना प्लस मतलब गुना हो जाता है या प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है। जो आप करेंगे नंबर्स पे, एवरेज पे भी वही होगा। यहाँ पे आपने नंबर्स में 5 जोड़ा तो एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक त्रिकोणीय प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यदि वायरिंग के लिए प्रिज्म का 10% हिस्सा खोखला कर दिया जाता है तो ठोस हिस्से का आयतन क्या होगा? ठीक है, मतलब जो बचे हुए हिस्से हो जाएंगे, 10% हिस्से को खोखले करने के बाद जो 90% हिस्सा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले आपको प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना होगा, फिर उसका 90% निकालना होगा, यही तो सवाल है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? बेस का एरिया इंटू हाइट, दोनों दिया हुआ है। बेस का एरिया दिया हुआ है 45, ठीक है, और हाइट दिया हुआ है 14। इन्हीं दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो 45 बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम निकल गया। लेकिन इसमें 10% हिस्सा खोखला कर दिया गया है, तो बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा? बचा हुआ वॉल्यूम 90%, यानी कि 9/10, ठीक है। यहाँ देखिए जो कट रहा है ये कट जाएगा 5 से 2 बार में, और ये 5 से 9 बार में, ये 2 से ये कट जाएगा 7 बार में। कितना आ गया? 9 9 81 और 7 7 और 8 7 56, 567, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 5 दोस्तों का एक समूह एक रेस्टोरेंट गया। यदि उनमें से 4 ने प्रत्येक ने 200 रुपये का भुगतान किया और पांचवें ने 100 रुपये का भुगतान किया, तो प्रति व्यक्ति औसत बिल 210 का है, तो एक्स का वैल्यू क्या है? देखिए 5 लोग थे और 4 ने 200 का भुगतान किया और पांचवें ने कुछ का भुगतान किया और जो टोटल एवरेज था वो 210 था। तो सभी का एवरेज 210 होना चाहिए ना। तो जो पांचवा बंदा है उसका भी एवरेज खुद का 210 होना चाहिए था, ठीक है। और बाकी बचे हुए लोग जिनका एवरेज 200 हो रहा है, इन सब का 10 यानी कि टोटल 40 भी इसी को देना होगा, ये जो पांचवा बंदा है, ठीक है। तो पांचवें बंदे को कितना देना होगा? 250। समझे आप लोग बात को? इसमें मैंने क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कि मुझे टोटल एवरेज को 250 सॉरी 210 बनाना है ना। यहाँ पे देखिएगा कि 4 लोगों का एवरेज कितना बन रहा है? 200। तो इसको 10 बनाने के लिए चारों लोगों का 10 बढ़ाना होगा ना। तो चारों लोगों का जब 10 बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ाना होगा? 40। और ये 40 देगा कौन? वो पांचवा बंदा। तो पांचवा बंदा अपना खुद का तो 210 देगा ही, और बाकी इनका भी जो 40 शॉर्ट हो रहा था वो भी देगा। यानी कि पांचवा बंदा कितने रुपए देगा? 250। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक विक्रेता एक ऐसी वस्तु पे 40% की छूट देता है जिसका क्रय मूल्य 720 है। छूट के बावजूद विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? तो यदि अंकित मूल्य को हम लोग एक्स मान लेते हैं तो छूट देने के बाद जो प्राइस आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा, और क्रय मूल्य पे 20% का लाभ लेने के बाद जो प्राइस आएगा वो भी सेलिंग प्राइस होगा। तो दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेंगे। तो यदि एक्स पे 40% की छूट देता है तो आप बोल सकते हैं बेच कितने में रहा है? एक्स इंटू 6/10 यानी कि 3/5 भी बोल सकते हैं। इतने में बेच रहा है वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। और इधर से यदि आप सेलिंग प्राइस देखेंगे तो 720 की चीज को 20% का लाभ लेके बेच रहा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा? 720 इंटू 6/5, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज को 6 में बेचना, ठीक है। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, 5 से 2 कट गया, यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया 1440। उसका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 1440। आइए अगले सवाल पे। साइन ए इक्वल टू 0.6 है, टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए होता क्या है? पी बटा बी, सॉरी पी बटा एच, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.6, यानी कि साइन ए का वैल्यू है 6/10, ठीक है। आप इसको 3/5 भी बोल सकते हैं। यदि P 3 है और H 5 है तो B कितना हो जाएगा? 4। ट्रिपलेट होता है 3 4 5। और 10A का वैल्यू आपको पूछ रहा है, 10A का वैल्यू क्या होता है? P बटा B। P कितना है? 3, और B कितना? 4। ऑप्शन नंबर, सॉरी 3/4, 3/4 होगा कितना? 0.75, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि sec a प्लस 10a इक्वल टू P है, तो P के पदों में sec a का वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे जो sec a प्लस 10a दिया हुआ है P, तो आपको एक चीज पता है कि जो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी में।
तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सेक ए माइनस 10a जो होगा वो होगा 1 बटा सेक ए प्लस 10a के। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो आप इस सवाल में बोल सकते हैं कि यदि आपको सेक ए प्लस 10a इक्वल टू पी दिया हुआ है तो सेक ए माइनस 10a कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़िएगा, एक सेकेंड, इसको और इसको, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 सेक ए। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 10a और 10a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 सेक ए बराबर p प्लस 1/p, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है, आपको सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो सेक ए का वैल्यू क्या होगा, इस 2 को इधर ला देंगे, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1/2p, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक गोलाकार जॉगिंग ट्रैक की त्रिज्या 50 मीटर है। एक धावक एक वक्रीय पथ को कवर करता है जो केंद्र पे 120 डिग्री का कोण बनाती है। उसके द्वारा तय की गई चाप की लंबाई क्या है। देखिए, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और एक रनर है जो कि मान लेते हैं इसे, इसके किसी पोर्शन पे, यानी कि इसके एक चाप पे रनिंग करता है, यहाँ से लेके मान लेते हैं यहाँ तक। और ये जो चाप है ना, सवाल में दिया हुआ 120 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे, मतलब ये 120 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको पूछ रहा है कि इस चाप का लेंथ कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है जो चाप का लेंथ होता है, ठीक है, जो आर्क का लेंथ होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू पता है, थीटा 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 बटा 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50। तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, 3 बार में ये कट गया, कितना आ गया, 100 पाई बटा 3, 100 पाई बटा 3, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि सभी न्यून कोणों ए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, ये तो हमें डिटेल में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे हम, अभी यहाँ पे हल्का सा समझ लेते हैं कि जो साइन ए है ना, साइन के जब आप 90 पे कन्वर्जन करेंगे, तो एंगल कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, वहाँ पे जब आप 90 पे किसी साइन को बदलते हैं तो वो कॉस देता है, टेन को बदलते हैं तो कॉट देता है। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा कि साइन को आपने 90 में बदला तो साइन ही मिल रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे टेन को जब आप 90 पे बदल रहे हैं तो कॉस ए मिल रहा है, ये भी गलत है। साइन को जब आप 90 में बदल रहे हैं और कॉट मिल रहा है, ये भी गलत है। साइन को 90 पे बदलने पे कॉस मिलना चाहिए और कॉस को 90 पे बदलने पे साइन मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ को कॉस को 90 पे बदलना है ना, कॉस 90 माइनस ए, ये साइन ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगले सवाल पे। आप यहाँ पे ए का वैल्यू 0 रख के भी देख सकते थे। ऑप्शन नंबर बी में जब आप 0 रखते हैं तो साइन 0 हो जाता, और साइन 0 बराबर होता है कॉस 90 के। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पे 3 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 864 रुपए है, तो उसी राशि पे उसी दर से और उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। जब हम सीआई का बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 10 यदि हमारा प्रिंसिपल है तो 1 सालों के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 12। 3 सालों के लिए देखेंगे तो 10 का क्यूब 12 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि यदि अपना प्रिंसिपल 1000 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 17 से 28, 12 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 1000 से 17 से 28, यानी कि इंटरेस्ट मिला आपको 728 का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, यदि आप एसआई की बात करें करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो 1 साल का यदि 20% था तो 3 सालों में 60% मिलता ना। ठीक है, 20 गुना 3, सीधा सीधा। तो यदि प्रिंसिपल आपका 1000 था तो 60% इसका बढ़ जाता, यानी कि 1600 हो जाता। तो आप यहाँ पे देखिए कि सीआई में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 728 मिल रहा है, तो और एसआई में कितना मिल रहा है, 600। सीआई में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 728 मिल रहा है, इसी 728 की वैल्यू 864 दी हुई है, आपको निकालना है 600 की वैल्यू, क्योंकि 600 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। ठीक है, तो 728 की वैल्यू आपको 864 दे रखी है और आपको निकालना है 600 का वैल्यू। आप यहां से जब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 728 का, एक बार मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप सवाल बनाए ना तो एक बार ऑप्शन जरूर देखिए।
जब आप ऑप्शन देखिएगा ना तो आपको क्लियर आंसर दिखेगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन ये है कि आप खुद सोचिए, यहाँ पे 728 हमने जो वैल्यू निकाला उसकी एक्चुअल वैल्यू सवाल में 864 दी है, तो 600 की वैल्यू 600 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी खत्म है। अब यहाँ से देखिए 700 से 700 864 जाने के लिए, ठीक है, सॉरी 728 से 864 पे जाने के लिए आपको कम से कम तो 20% बढ़ाना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 100 कितने का फर्क आ रहा है, 36 का लगभग 136 का फर्क आ रहा है। 728 से का 136 कितना परसेंट है? 728 का 136 20% के आसपास है। तो आप जब 600 पे 20% बढ़ाइएगा लगभग, तो 720 होना चाहिए था ना। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी तो सीधा सीधा आउट हो गया। समझ रहे हैं आप लोग बात को? 728 पे 136 बढ़ा है, यानी कि 20% के आसपास बढ़ा है। तो 600 का 20% आपको बिल्कुल रफ में लेके चलना है, आपको एग्जैक्ट भी नहीं देखना है। आप 728 का यदि 10% भी बढ़ाएंगे ना और 600 का 10% भी बढ़ाएंगे तो वो भी ऑप्शन नंबर ए और बी आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 600 का 10% 660 होना चाहिए। समझ रहे हैं? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है ताकि ठीक 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं मौजूद हों। आपको पता है कि दो सर्कल से 3 टेंजेंट यानी कि 3 कॉमन टेंजेंट या तो 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं तभी मिलते हैं जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रही हो। तो यहाँ पे भी दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रही होंगी, ये पहला और ये दूसरा टच करेंगी तो ही 3 कॉमन टेंजेंट मिलेगा, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं मिलेगी। एक तो ये, ठीक है, पहला, एक ये दूसरा, ठीक है, और एक ये तीसरा। 3 कॉमन टेंजेंट तभी मिलेगी जब सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो। तो यहाँ पे भी टच कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी। एक सेकेंड, तो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आप खुद बताइए यहां से यहां तक क्या है, पहले सर्कल का रेडियस, और यहां से यहां तक क्या है, दूसरे सर्कल का रेडियस। तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2, और R1 दिया हुआ है 5, R2 दिया हुआ है 3, तो 5 प्लस 3 8। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त में जीवा AB द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण 80 डिग्री है। कोण ACB का माप क्या है जहां C वृत्त पे स्थित है। देखिए एक सर्कल है, इसमें एक जीवा है AB, और ये बोल रहा है कि AB जो है ना सेंटर पे 80 डिग्री बना रही है एंगल। तो ये पूछ रहा है कि परिधि पे कितना बनाएगा। मैंने बहुत बार बताया कि यदि कोई जीवा सेंटर पे जो भी कोण बनाती है उसका आधा कोण बनाती है परिधि पे, यानी कि ACB कितना हो जाएगा, ये 80 था, सेंटर पे 80 बना रहा था, तो 80 का आधा 40 बनाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को समकोण पे काटती है। यदि केंद्र O से जीवा AB की दूरी 3 सेंटीमीटर है जबकि O से जीवा CD की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल है गलत, लेकिन इसको मतलब बनाया जा सकता है। गलत तो है वैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे। इसने जो बोला पहले वो करते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, इसका सेंटर O है, ठीक है, एक हमने सर्कल बनाया, इसका सेंटर ये O है। इसके अंदर दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, वो भी खींच लेते हैं। एक जीवा ये ए बी मान लिया हमने और एक ये सी डी मान लिया। दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, मतलब ये 90 है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, दो जीवाएं थी। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि सेंटर जो इसमें ओ है ना, ये जो आपका सेंटर है ओ, इससे जीवाओं की दूरी 4 और 3 है, यानी कि ए बी की दूरी 3 है और सी डी की दूरी 4 है, मतलब ये 3 है और ये 4 है। आपको इसका रेडियस निकालने बोला है, तो आप इस फिगर का कभी रेडियस निकाल ही नहीं सकते। आपको और भी एक चीज चाहिए था, क्यों नहीं निकाल सकते, हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसको। मान लेते हैं इसका रेडियस आपको दिख रहा है, ये अब इसका रेडियस रहा होगा, ये सेंटर है यदि, तो ये रेडियस रहा होगा, R1 बोल देते हैं, R1। ठीक है, अब एक और हम सर्कल खींचते हैं, एक और सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर इसी पॉइंट पे हो, मतलब O पे ही हो। ठीक है, तो यदि एक सर्कल और बनाते हैं इसके ऊपर, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसका भी जो सेंटर है ना,
वो ओ पे ही है, मतलब यही सेंटर है उसका ओ, मतलब कॉन्सेंट्रिक है, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह है। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस जीवा को, यदि ए बी को हम नीचे एक्सटेंड कर दें और ए को ऊपर एक्सटेंड कर दें, सी को इधर एक्सटेंड कर दें और डी को इधर एक्सटेंड कर दें, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सवाल अब भी चेंज नहीं हुआ है। यदि आप नीचे वाला अंदर वाले सर्कल को मिटा भी देते हैं इसको, तो सवाल चेंज नहीं हुआ है। अभी भी देखिए हो क्या रहा है कि ये जो दो जीवाएं हैं सर्कल की, ए बी और सी डी, दोनों एक दूसरे को 90 पे काट रही हैं। देखिए काट रही हैं यहाँ पे भी, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे काट रही है दोनों 90 पे, दोनों जीवा एक दूसरे को। और सेंटर से पहले जीवा का डिस्टेंस 3 है, दूसरे जीवा का डिस्टेंस 4 है, लेकिन रेडियस देखिए आप चेंज हो गया। पहले रेडियस R1 था तो ये R2 हो गया, तो दोनों का रेडियस तो अलग अलग है ना, पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल का। यानी कि यहाँ पे आप रेडियस निकाल ही नहीं सकते, ये सवाल ही गलत है, ठीक है। लेकिन इसको फिर भी बनाया गया है, कैसे बनाया गया है मैं ये बता देता हूँ आपको। इसको सिर्फ एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, जब आप ये मान लें कि इस सर्कल का दोनों जीवाएं ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी एक दूसरे को इसके परिधि पे ही काटें, ठीक है। ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, यहीं पे सी, मतलब बी और सी दोनों एक ही पॉइंट पे है, बी और सी दोनों एक ही पॉइंट पे है, ए बी और सी डी, ठीक है। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है कि आप इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल में इसको ये लिखना चाहिए था कि दोनों जीवाएं एक दूसरे को परिधि पे काट रही हैं, इसने लिखा नहीं है, इसलिए सवाल गलत है। लेकिन यदि आपको आंसर निकालना है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखिए कैसे, इसका सेंटर यहाँ पे यदि मान लें हम लोग, ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये दिया हुआ है ए बी कितनी दूर है, 3, और सी डी 4, ठीक है। तो ये रेडियस हो जाएगा ना, ये तो पता है, सेंटर से ये रेडियस हो जाएगा। अब देखिए यदि ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा, तो आप बोल सकते हैं ये 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हालांकि सवाल गलत था, लेकिन यदि आपको आंसर लाना ही है तो ऑप्शन नंबर ए ही एक ठीक ठाक आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इस सवाल पे चैलेंज भी कर सकते थे। आइए अगले सवाल। ये बोल रहा है कि यदि एक जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण 150 डिग्री है, तो उसी खंड में वृत्त पर स्थित एक बिंदु पे बनाया गया कोण कितना होगा। सेम सवाल, सेंटर पे 150 बना रहा है, तो सर्कल के किसी पॉइंट पे कितना बनाएगा, 150 का आधा, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर जो सवाल बताया था, सेम सवाल रिपीट हुआ है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के भीतर एक वृत्त अंकित है जिसकी भुजाएं ए बी और सी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, अंतवृत्त की त्रिज्या, तो मैंने आपको बताया था कि जो अंतवृत्त का त्रिज्या होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, आर, वो होता है डेल बाय एस। और डेल होता है क्या है, त्रिभुज का एरिया, और एस क्या होता है, त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, बाई टू को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। तो रेडियस क्या आ गया, 2a डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए यहाँ पे एरिया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हो गया आज का। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है।